हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है, आज वही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ेंगे। हमने फ्यूल देख लिया था पिछले पूरे कॉन्सेप्ट्स में। हमने क्या किया था? फ्यूल को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था पिछले दो कॉन्सेप्ट्स में। अब हम देखेंगे एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, ये देखो, ये क्या है कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुमको, बड़े क्वेश्चंस जो तुम्हारे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ओवरऑल 14 स्टडीज उधर हो गई और 4 ये हो गए। उसके बाद फंक्शनल फोरमैनशिप के साथ तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, मोशन, फटीग, मैथड, तो ये सब सारे जो साइंटिफिक टेक्निक्स थे वो भी हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनने के बहुत अच्छे मतलब एक अच्छा पूरा का पूरा चैप्टर जो है, पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट चैप्टर है और उसके साथ काफ़ी कुछ नॉलेज देता है हमको। ठीक है, चलो तो आओ यहाँ शुरू करते हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, हिस्ट्री बुक में लिखी हुई है। आप अगर कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। एफ डब्ल्यू टेलर की हिस्ट्री से क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है, तो उसको जरूरत है नहीं देखने की। ठीक, क्वेश्चन मोस्टली फंसता है हमारे यहाँ से साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, या हम कह सकते हैं कि इसमें देखो इन्होंने कुल मिला के 4 दिए थे। पहला जो शुरुआत करता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, देखो ऐसा है ना कि थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का ये है बेटा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ, और मेरे साथ थोड़ा सा बेयर रहा करिए, ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरे के पूरे मैथड्स को मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो मैं वही लिख के पढ़ाने वाला वो है कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा लिखना होता है, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। अगर मैं लिखने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैं लिख देता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द वीडियो मेरी क्या रहे कि थ्रू मैं क्या कर सकूँ, टॉपिक को आपको समझा सकूँ। चलो यहाँ से देखते हैं। अब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हो गया? देखो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट बेस है, इसमें ये कहते हैं एफ डब्ल्यू टेलर, जो अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर पूरे कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक स्टडी के थ्रू वो काम करते हैं। वो किसी भी मैनेजमेंट, वो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 2 भाग में बांटे थे। क्या किया था? मतलब कि 2 पार्ट्स डिवाइड किए थे पूरे के पूरे। एक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और एक तरफ वो वर्कर्स की बात करेंगे। ठीक है, एक तरफ वो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और एक तरफ वर्कर्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेटिव वे को ही प्रिंसिपल्स कहा गया, जो किसने दिया था? एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था। मतलब कि देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है और वर्कर होता है। भाई प्लान करेगा और एक प्रोडक्शन करेगा, तो इन्हीं के दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों को कम करना, कैसे एक दूसरे के साथ ये काम करेंगे, ये इस बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये बात करते थे कि कहते थे कि ये कि कोई भी काम जो होता है, चाहे वो कितनी भी प्रिंसिपल्स की बात की है, वो एनालिसिस पे होता है, वर्क स्टडी पे होता है, ना कि आप क्या कर सके कि जो मन में आए आपके उस हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, चलो यहां देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये बात करते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि जब भी आप मैनेजमेंट प्रोसेस को कर रहे हो, किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में आप जाते हो, तो आप क्या करना है? आपको अपने इंट्यूशन या एरर पे या ट्रायल एंड एरर पे आपको कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट नहीं करना है। कहने का मतलब क्या होता है? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें तुम ट्रायल एंड एरर का मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल, मतलब कि तुम अपने दिमाग से ये सोचोगे कि नहीं हम जो सोच रहे हैं वो सही है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या लेगा? टाइम लेगा किसी भी काम को करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। थ्रू आउट द कोरोना के समय सारी दुकानें बंद हो गई थी। अब तुमने ये सोचा कि चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस इसी में ही रन करते हैं, हम अपने बिजनेस को इसी में रन करते हैं, हम ऑनलाइन क्यों लेके जाएं। ठीक, फिर पता चलता है कि क्या हुआ कि तुम्हारी मुलाकात हो जाती है जिले के डीएम से, और डीएम तुम्हारा बढ़िया से क्लास लेता है और तोड़ता भी है बढ़िया से। हाँ, तो शरीर का सारा दर्द तुम्हारा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो वो तुमने इंट्यूशन से किया। दूसरा, ट्रायल कर रहे थे, तुम कोशिश कर रहे थे कि चलो ठीक है अपने बिजनेस को हम चला पाएंगे। एरर मिला, टाइम गया, नुकसान गया, एफिशिएंसी गई तुम्हारी। ठीक है, तो ये इस बात को क्या कर रहे थे? डेविएट कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आप ट्रायल एंड एरर वाला मेथड इस्तेमाल मत करिए, आप ट्रायल और एरर वाला मेथड मत इस्तेमाल करिए। आप वर्क स्टडी को या पूरे के पूरे जो काम है उसको एनालाइज करिए। क्या करिए? उसको एनालाइज करिए। उसके बाद वर्क स्टडी पे काम करिए। किस पे काम करिए? वर्क स्टडी पे काम करिए कि कैसे किसी काम को किया जाता है, उस काम का क्या प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट निकलेगा।
बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में? क्या प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट निकलता है, ये उसके बारे में बात करते हैं, ना कि ट्रायल एंड एरर वाला बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रायल एंड एरर करोगे, तुम कोशिश करोगे कि हम बार बार उसी काम को करें और फिर उससे सीखें, तो उसमें काफी कुछ टाइम जाता है ना। खुद तुम सोचो, ट्रायल एंड एरर वहां किया जाता है जहां पे तुम्हारे पास एकदम इफिशिएंट टाइम है, टाइम की कोई बाउंड्री नहीं है। तो बार बार गलती करोगे तो बार बार गलती करते समय सीखोगे। बट बिजनेस में आपको ग्रोथ एक सस्टेनेबल तरीके से चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ सस्टेनेबल तरीके से चाहिए, तो आप ट्रायल नहीं कर सकते हो। बार बार ट्राई करोगे, बार बार एरर होगा, तो तुम्हारी इफिशियंसी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी इफिशियंसी तुम्हारी चली जाएगी। अब जब इफिशियंसी चली जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा क्या कर पाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं आ पाएगा, इससे तुम्हारा नुकसान ही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुम क्या करते हो, एक घर बनवाने की कोशिश करते हो। ठीक है, एक घर बनवाने की कोशिश करते हो, तुमको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, यू हैव नो आइडिया कि क्या क्या सामान इसमें लगेंगे। ठीक है, अब तुमको कहता है जो तुम्हारा लेबर रहता है, लेबर तुमसे कहता है कि साहब ऐसा है कि ये सामान लेके चले आइए, साहब वो सामान लेके चले आइए। तुम जाते हो, सामान लेके आते हो, और पता चलता है कि तुम बार बार क्या कर रहे हो? मिस्टेक कर रहे हो सामान के प्रोसेस को ले आने में। मतलब जो भी सामान ले आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो गलत हो ही जा रहा है। ठीक, तो जो लेबर है तुम्हारा, वो चार्ज तो करेगा ही, काम तो कर रहा है, वो चार्ज तो करेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर का कोई रिश्तेदार है कि तुम्हारे लिए फ्री में काम करेगा, वो तो काम करेगा ही करेगा। दूसरा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। बार बार गलती करोगे, बार बार डिसीजन में तुम्हारे क्या होगा? गलती, मिस्टेक होगी, तो बार बार उसी काम को करते समय तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। हो रही कि नहीं हो रही है? बार बार तुम उसी सामान को ले आ रहे हो, कभी गलत ले आ रहे हो, कभी सही ले आ रहे हो, कभी कोई ज्यादा अमाउंट में आ गया, कभी किसी कम अमाउंट में आ गया। तो ये इसी बात को करते थे कि हम क्या करेंगे? हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे। किसी भी काम को क्या करेंगे? हम वर्क को हम एनालाइज करेंगे थ्रू आउट द। हम क्या करेंगे? अपने पास जो हमारे पास पास्ट डेटा रहा हो या दूसरी कंपनी के पास जो डेटा अवेलेबल हो, उस डेटा से हम ये करेंगे कि हम कैसे अपने वर्क कल्चर को बहुत ही इफिशिएंटली मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा काम क्या हो? बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो। तो ये इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारी क्या हो? वर्क स्टडी, और फिर उसको क्या कर सके? एनालाइज करें। हमको इंट्यूशंस पे और एरर्स पे, ट्रायल्स पे नहीं जाना है। ट्रायल एंड एरर वाला मेथड यहाँ पे इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू जाइए। आप ये देखिए कि वो काम किस तरीके से होता है, उसमें क्या हम ट्वीक कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी काम की इफिशियंसी क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये इस बारे में बात करते हैं। तो पहला रूल यही कहता है कि आपको साइंटिफिक अप्रोच लेनी है, ना कि रूल ऑफ थंब। ये वही बात हो गई कि जो हम कह दिए वही हो गया, लिख दिए हम, लकीर हो गई है लक्ष्मण जी की कि आज यही होगा, जो हम कह दिए हो जाएगा। पता चला कि अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो मार डंडा बाप बिगाड़ देगा, बाप से पैसा लिए हो तो। ठीक है, कोरोना के समय अगर मैं बोलूं कि कोरोना के समय तुमने अपना जबरदस्ती कर दिया, तुमने कहा कि नहीं साहब हम दुकान खोलेंगे, तो पुलिस तुमको ले लेगी, आंटे में कोने में ले जाएगी, बढ़िया से 4 डंडा तेल लगा के देगी, समझ में आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें आप अपने इंट्यूशंस पे नहीं जाएंगे, आप अपने एक जो आपकी जो अंदर एक वो है कि मैनेजर हैं हम मैनेजमेंट के सुपीरियर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। नहीं, इससे आपका नुकसान ही होना है। उस नुकसान से बचने के लिए आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, उसको क्या करेंगे? वर्क स्टडी को देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा देखो, दूसरे की बात आते हैं। दूसरे पे ये क्या कहते हैं? दूसरे पे कहते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। दूसरे पे क्या कहते हैं? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ठीक है, अब ये किस चिड़िया का नाम भैया? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 ही प्रोस्पेक्टिव होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रोस्पेक्टिव पे काम करती है। एक तरफ तुम्हारा क्या होगा? एक तरफ तुम्हारी मैनेजमेंट होगी, एक तरफ तुम्हारी मैनेजमेंट होगी, और एक तरफ क्या होते हैं? एक तरफ तुम्हारे वर्कर्स होते हैं। ठीक है, एक तरफ तुम्हारी मैनेजमेंट होती है और एक तरफ तुम्हारे वर्कर्स होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमेशा कोई ना कोई क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड रहता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है? एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड रहता है। वर्कर ये सोचेगा कि मैनेजमेंट को ओवर पेमेंट हो रही है, मैनेजमेंट कुछ कर नहीं रहा है, बैठे हैं साहब, मैनेजर साहब कुछ बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दिन भर खाली कुर्सी तोड़ते हैं, खा के टमका बढ़ा लिए हैं अपना। ठीक है, पेट अपना टमका निकाल लिए हैं और हमको ऑर्डर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है वर्कर को लगता है कि हम ही ज्यादा काम कर रहे हैं। वर्कर को तो यही लगेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमको अंडर वैल्यूड है, हमको पैसा कम मिल रहा है, साहब हमको पैसा कम देते हैं। ठीक है, हम ओवर वर्क कर रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, हम ओवर का ये होता है। मैनेजमेंट को लगता है
कि वर्कर्स क्या है, ये इनएफिशिएंट है, वर्कर्स क्या है, ये इनएफिशिएंट्स हैं, वर्कर काम नहीं करना चाहते हैं, हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, ठीक है। और वर्करों के बारे में ये सोचते हैं कि भैया कि चलो ठीक है कि वर्कर हैं तो ये हमसे नीचे के हैं, तो ये ज़्यादा बोलने की इनकी औकात नहीं है हमारे सामने, अगर सीधी बात में बोला जाए तो। अब इन्होंने कहा था कि हार्मोनी को डिस्कार्ड नहीं करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन दो प्रोस्पेक्टिव्स के बीच में चलती है, या तो मैनेजमेंट होगा या तो वर्कर होगा, क्योंकि टेलर का मेन फोकस इन्हीं दोनों लोगों पे रहा है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बारे में समझना है कि मैनेजमेंट और वर्कर को कैसे करना है, एक दूसरे के साथ मिला के चलना है ताकि बिजनेस हमारा डेवलप हो सके या हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे जा सके। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को या वर्कर्स के लिए दोनों के बीच में एक हार्मोनी होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये इसकी केयर करेंगे और ये इसकी केयर करेंगे। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? क्या होना चाहिए? केयरिंग होनी चाहिए। दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? केयरिंग होनी चाहिए फॉर देयर वर्क, और इज्जत भी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए कि भैया ऐसा है कि तुम वर्कर हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम इफिशिएंट हो। बात समझ में आ रही है? दूसरा, वर्करों को ये सोचना हो कि मैनेजर साहब भी बहुत मेहनत करते हैं, मैनेजर साहब दिन भर हम लोग के साथ लगे रहते हैं, मैनेजर साहब को कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैनेजर साहब हमारी बातों को समझते हैं। तो जो मैनेजमेंट के और वर्कर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे पैसे को लेके हो, चाहे काम को लेके हो, चाहे काम के करने के तरीके को लेके हो, इन सबको आपको दूर करना होगा ताकि आपका मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छे से काम कर सके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सके। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। दूसरों को एक दूसरे के साथ क्या करना है? कंधे से कंधा मिला के चलना है। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना हो कि मैनेजर को कंधे से मिलाना तो मैनेजर साहब आप लेबराई करना चालू कर दिए। नहीं, आप उनके साथ रहिए, उनकी बातों को समझिए। ये वही चला के बता दे कि सर पे लाद दिए, लाद के घूम रहे हैं, यार राजा हम भी मैनेजर हैं तो उससे क्या मतलब? ये नहीं होना चाहिए। आपको उनके साथ खड़े इन द सेंस का मतलब कि हर उस डिसीजन के साथ आपको रहना पड़ेगा ताकि आपके मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर रहे। ठीक है, तो ये इस बारे में बात करते हैं। देखो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। तीसरा क्या कहता है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। तीसरा कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। देखो इसको ध्यान से समझो। अब कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट के बीच में और किसके? वर्कर के बीच में क्या होनी चाहिए? एक कोऑपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, कोऑपरेशन होनी चाहिए। ठीक, अब ये कोऑपरेशन का नाम किस चिड़िया का नाम है? कोऑपरेशन का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो एक दूसरे की भावनाओं को समझें। क्या समझें? एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अब भावना को नहीं समझना है, भावनाओं को समझना है। भावना समझ लोगे तो फिर कुछ और समझ लोगे। ठीक है, भावना को नहीं समझना है, भावना क्लास की भावना को नहीं समझना है, हमको यहाँ पे भावनाओं को समझना है। ठीक है, अब भावनाओं को खोजने मत निकल जाना। यहाँ पे हमको क्या करना है? मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे की कोऑपरेटिव होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे के साथ काम करेंगे। अगर कोई ट्वीक भी आ जाता है, कोई चेंज भी आ जाता है तो ये एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ काम करें। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी भी मैनेजमेंट को ये नहीं होना चाहिए कि ये इन्फीरियर है, वर्कर क्या है? इन्फीरियर है, वर्कर इन्फीरियर है, ये छोटे लोग हैं, छोटा काम कर रहे हैं, तो ये इनके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर वर्कर के पास कोई आइडिया हो तो मैनेजर को क्या करे? लिसन करे, सुने उस बारे में कि ये क्या कह रहा है, वर्कर जो है क्या आइडिया लेके आया है। दूसरा, अगर मैनेजमेंट अपने किसी डिसीजन को लेना चाहता है, मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है तो वो किससे बात करेगा? वो वर्करों से बात करेगा कि ऐसा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन लेना चाहती है, क्या आप सही कहते हैं इसके बारे में? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में? क्या आप सही कहते हैं कि हम ये डिसीजन हम ले रहे हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो सही है? तो जब आप ये क्रिएट कर दोगे, जब ये ऑरा क्रिएट कर दोगे, जब ये एक साथ में काम करने वाला जब ऑरा क्रिएट कर दोगे, तो वर्कर का मैनेजमेंट के लिए क्या हो जाएगा? ट्रस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रस्ट आ जाएगा। देखो एक कहावत मैनेजमेंट में कही जाती है, बहुत फेमस कहावत है, इफ यू डू अ स्मॉल फेवर द बिग फेवर इज ऑन द टे। मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी से
कुछ काम कराना है तुमको लाइफ में, किसी से भी कुछ काम कराना है, तो अगर उससे तुम एक स्मॉल फेवर ले लेते हो, क्या ले लेते हो, एक स्मॉल फेवर ले लेते हो, तो जब उससे बड़ा फेवर मांगोगे ना तो कभी मना नहीं करेगा। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी थ्योरी है ये, शायद हमको लगता है कि A.K. हॉलिंग्स ने शायद दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा उन राइटर का नाम। तो उन्होंने कहा था कि जब भी आपसे किसी से काम कराना है, जब भी किसी से आप काम कराइए तो क्या करिए कि उनसे आपको क्या करना है, आपको काम लेना है तो उससे एक फेवर, छोटा सा फेवर ले लो, और छोटा सा जब फेवर ले लोगे तो बड़ा फेवर उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम क्लास में ही जाओ, क्लास में कोई भी तुम्हारा बच्चा हो या कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, तो उससे एक छोटा सा स्मॉल, भाई एक पेन दे देना, भाई एक पेन दे देना, भाई एक पेन दे देना। ये रियल लाइफ कभी ट्रीट करके देखना, भाई एक पेन दे देना, कि भाई एक पेन की ज़रूरत है, हमको पेन दे दो। फिर जब उससे कहोगे ना कि भाई अपना एक बॉटल दे दो, अपना भाई हमको ये दे दो, अपना वो दे दो, मतलब उसका घर द्वार नहीं मांगना है उससे, मतलब फेवर इन द सेंस का मतलब कि अपनी लिमिट के हिसाब से जो फेवर मांग सकते हो वो उससे मांगो और वो तुमको दे देगा, क्योंकि वो उसने पहली बार तुमको जब दिया तो दोबारा देने में वो झंझट नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट में भी यही होता है कि जब मैनेजमेंट इस पे ट्रस्ट दिखाता है, वर्कर्स पे क्या दिखाता है, ट्रस्ट दिखाता है कि भैया कि हम आपके बिना कोई काम नहीं करेंगे, हम आपके बिना कोई काम नहीं करेंगे, बिना आपके ट्रस्ट के हम कोई काम नहीं करेंगे, तो वर्करों का ट्रस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आ जाता है। तब इसकी वजह से क्या होगा कि वर्कर्स जो होंगे वो ऑन द टाइम स्ट्राइक मारने में बहुत सोचेंगे, स्ट्राइक मारने में सोचेंगे, उनको लगेगा कि अरे यार मैनेजर साहब इतने अच्छे थे, हमसे हर काम के लिए पूछते थे, तो उसके अंदर एक फियर आ जाएगा, फियर ऑफ अबेंडनेंस की, वो उसको लगेगा अरे यार अगर हम ये ऐसा कर देंगे तो मैनेजमेंट हमको बड़ा अजीब लगेगा, नहीं होता, एक अंदर से फीलिंग तुम्हारी वो साथ नहीं देगी उनके, कि अरे यार मैनेजमेंट हर काम हमसे पूछे करता है, अब हम ये करने जाएंगे तो बड़ा बेकार लगेगा। तो ये जो फेवर तुमने दिया, जो ट्रस्ट तुमने दिखाया वर्करों के ऊपर, वर्कर यही ट्रस्ट तुमको 100 गुना करके देंगे। अब वो क्या करेंगे, वो स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, वो स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, वो सोचेंगे 100 बार सोचेंगे कि अरे साहब स्ट्राइक पे चले जाएंगे मामला गंभीर हो जाएगा। ये फैक्टर जो था, ये जापानीज टेक्निक्स ये इस्तेमाल किया करते थे, जिसको प्रैक्टिसाइजेशन कहा जाता था, वो प्रैक्टिस किया करते थे। अब जापान में चले जाओ तो जापान में वर्कर्स इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होते हैं कि अगर गलती से भी, अगर कोई मान लो कि इनके और उनके बीच में कोई हो जाए कि कोई दिक्कत आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए एक दूसरे के साथ, तो ये क्या करते हैं कि अगर वर्कर को डिससेटिस्फैक्शन है अपने मैनेजमेंट के ऊपर, तो वर्कर क्या करता है कि लाल रिबन बांध लेगा हाथ पे, लाल रिबन बांध लेगा, लाल रिबन बांधने के बाद उसके बाद फिर वो काम करेगा, वैसे ही काम करेगा, बट वो लाल रिबन बांध के काम करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि हम जा रहे हैं स्ट्राइक पे, साहब हम दुकान छोड़ देंगे, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, आप हमको पैसा नहीं देते हैं, ये सब वो बातें नहीं करते हैं। वो सीधे यही कहेंगे, या कहेंगे भी नहीं, वो सिर्फ हाथ में एक लाल पट्टी बांध लिया और लाल पट्टी बांध के घूम रहे हैं। तो इससे मैनेजमेंट को लगता है कि ये इस बात से मुनासिब नहीं है, कि ये काम नहीं करना चाहते हैं या इस तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं, तो हमको अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड द लास्ट वन जो है, लास्ट वन कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ देयर वर्कर, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेड इफिशिएंसी। देखो कैसे, चौथा कहता है बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू ग्रेटर इफिशियंसी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू ग्रेटर इफिशियंसी। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्कर्स के जो डेवलपमेंट होता है, इनकी आप इफिशियंसी को इंक्रीज करिए, क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर यू। वर्कर्स कौन है, जो वर्कर हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर यू, दे आर वर्किंग फॉर यू, तुम्हारे लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी इफिशियंसी को तुम कैसे बढ़ा सकते हो, इनकी इफिशियंसी को तुम कैसे बढ़ा सकते हो, इनकी इफिशियंसी को तुम बढ़ा सकते हो थ्रू ट्रेनिंग। आप इनको क्या करिए, ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। अब ट्रेनिंग आपको इस बिहाफ पे देनी है ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सके। आपको ऐसी ट्रेनिंग नहीं देनी है कि कोई क्लर्क उसको बंदूक चलाना सिखा दिए, पता चला कि मैनेजर के ऊपर 80 रुपया खर्च कर देगा तुरंत ऑन द स्पॉट, मैनेजर साहब पड़े हुए हैं कहीं कि अरे क्या हो गया, अरे ट्रेनिंग दिए थे चल गया, 80 रुपया खर्च हो गया इनके ऊपर। तो ये आपको नहीं करना है। आपको वर्कर्स को इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी। कैसे ट्रेनिंग देनी होगी, जो आपके वर्क से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो, तुम्हारे वर्क से रिलेट कर रहा हो और तुम्हारे सिनेरियो से रिलेट कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपको चेंजेस रखने होंगे। बात समझ में आएगी नहीं समझ में? अगर वर्कर की इफिशियंसी, ऑब्वियस ही बात है बेटा कि अगर वर्कर की इफिशियंसी अगर इंक्रीज्ड है, अपहोल्ड है, वो काम करने अच्छा से जानता है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से देगा भी और अच्छी तरीके से करेगा भी। इसमें देखो, वर्करों की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा काम किया था टाटा ने।
टाटा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी जिसने आज भी अपने वर्कर्स को उस लेवल की ट्रेनिंग देता है जिस लेवल की ट्रेनिंग कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है और ना दे पाती है। ठीक है, वो देना भी नहीं चाहते हैं, बट टाटा प्रोवाइड बहुत बहुत तगड़ा ट्रेनिंग सेंटर है इनका। और मतलब कि जो वेसिबल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे एकदम एकदम सेम वैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग होगी जैसी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में चलेगी। तो टाटा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी जो अपने ट्रेनिंग सिस्टम को बहुत ही अपहोल्ड करके रखती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर ट्रेनिंग आप जितनी अच्छी देंगे, जितना पैसा खर्च करेंगे अपने वर्कर्स पे ऑन दियर ट्रेनिंग, वो उतनी ही इफिशियंसी से आपके लिए काम करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम टेलर की शॉप में जाते हो, एक बड़े टेलर की शॉप में जाते हो, वहाँ टेलर जो है कपड़ा सिल रहा है और उसको तुमने ट्रेनिंग नहीं दी, नए एडवांसमेंट या फैशन सिस्टम उसको पता नहीं है, तुम उसको बोले कि भैया पैंट सिल दीजिए हमारा। ठीक है, अब वो क्या किया, बेल बॉटम पैंट बना दिया अमिताभ बच्चन वाला। ठीक है, पूरा बड़ा बना दिया। शादी में एकदम एक दिन के पहले तुम पहुंचे, कपड़ा लिए, पता लगा पूरी शादी में क्या हुआ, झाड़ू लगा रहे हो उससे। ठीक है, बट अगर उस जो टेलर है उसको अगर इफिशिएंसी के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू तुमने उसको पूरा का पूरा ओवरऑल उसको जानकारी होती फैशंस के बारे में या कैसे कपड़े को सिलना है, तो उसकी इफिशिएंसी की वजह से तुम्हारा काम भी अच्छा होता, कपड़ा अच्छा सिलता, तो तुम 10 लोगों से बोलते भी कि यार कि उसके यहाँ टेलर के चले जाओ, कपड़ा बहुत अच्छा सिलता है। तो एक छोटे से चेंज की वजह से, एक छोटी सी ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारी जो वर्किंग इफिशिएंसी है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफिशिएंसी है वो ऑन द टॉप हो जाती है। उसकी वजह से तुम्हारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे के पूरे जो 4 बेसिक तुम्हारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे वो ये हैं। बट इस पर ध्यान रखना कि हमेशा इन्होंने बात की है 2 फैक्टर्स पे, एक तो मैनेजमेंट पे और एक तुम्हारे वर्कर्स पे। और फिर इन्होंने बात की थी किस पे, इन्होंने बात की थी प्रोडक्शंस के लिए कि आप अपनी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे, और एक जो बात हो रही थी प्लानिंग को कि आप अपनी प्लानिंग को कैसे अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स पे काम हो रही है। अब देखो क्या होता है, मैनेजमेंट किससे रिलेटेड करता है, प्लानिंग से, और वर्कर किससे रिलेटेड करता है, प्रोडक्शन से। ये आगे जो रूट क्लर्क है, इंस्पेक्टर क्लर्क है, जो आर्ट क्लर्क है, फंक्शनल फोरमैनशिप वाला, उसके बाद से तुम्हारा जो ये सब जो सारे फैक्टर्स हैं, स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला हो गया, फटीग स्टडी हो गया, मैथड स्टडी हो गया, वर्क स्टडी हो गया, तो ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे ताकि वो आपको बेसिक क्लियरेंस आपको पूरी तरीके से क्रिएटेड हो जाए। ठीक है, होप करता हूँ सबको अच्छा लगा हो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटो ताकि हम और आप जुड़ सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।